नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जियो ज़िंदगी विद अपराजिता में, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी की, जज्बे की और सपनों को सच करने की हिम्मत की। मैं हूं आपकी होस्ट अपराजिता और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी शख्सियत जो प्रोफेशन और पैशन दोनों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बैलेंस करती हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आकांक्षा अभिषेक, एक सफल डेंटिस्ट, द टूथ डॉक्टर्स पटना की फाउंडर है और साथ ही हैं लेखिका, रीडर, राइटर, ब्लॉगर एंड व्हाट नॉट। उनकी डेब्यू बुक है स्वीट 16। तो आज बातें होंगी, मुलाकातें होंगी डॉक्टर आकांक्षा से, जहां मुस्कुराहट की बातें होंगी और बातें होंगी जिंदगी की। स्वागत है मैडम आपका इस चैनल में। थैंक यू सो मच मैम। जैसा आपको हम बताएं, जियो जिंदगी, आप जिंदगी को बड़े हौसले के साथ जी रही हैं और इतने कम समय में इतने सारी उपलब्धियां आपने जमा कर ली हैं और शायद ये उपलब्धियां तो अभी शुरुआत है, जो आगे चलकर और कई सारे मुकाम पे जाएंगी। तो इसकी शुरुआत ऑफ कोर्स ऐसा तो है ही कि परिवार से और माँ बाप से शुरू होती है। तो कुछ अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बातें करें हम। तो चलिए अब और बातों के सिलसिले को हम जारी रखते हैं। और जैसा कि मैडम से हम बात कर रहे थे कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। डेंटिस्ट्री के फील्ड में मेरी जर्नी की शुरुआत +2 पास करने के बाद से ही हो गई थी, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली हम लोगों ने एडमिशन ले लिया था। ये बात 2013 की है। 2013-16 जो मेरा बैच है, तो डेंटिस्ट्री और क्लिनिक ये सारी शुरुआत तो ऑब्वियसली कॉलेज की पढ़ाई से ही होती है। तो वो भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। हाँ। और आपने पढ़ाई करने के बाद इंडिपेंडेंट एक आप फाउंडर हैं, वो शुरुआत करने में कहाँ कहाँ कैसी समस्याएं आई, ताकि आपके अनुभव से नए जनरेशन के लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो समझ सकेंगे कि क्या सुविधाएं और क्या असुविधाएं आपकी ज़िंदगी में आई जब आप ये क्लिनिक की शुरुआत कर रही थी। जी, क्लिनिक की शुरुआत करने का जो थॉट था वो कॉलेज के टाइम में ही आ गया था, क्योंकि कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान सेकंड थर्ड ईयर आते आते यूजुअली स्टूडेंट्स का हो जाता है कि हमें क्लिनिशियन बनना है, एकेडमिशियन बनना है, या हमें पीजी के लिए आगे पढ़ाई करनी है। वो थोड़ा क्लियर होने लगता है फाइनल ईयर आते आते। तो वैसे ही मेरा भी क्लियर था कि नहीं, हम पास करने के बाद क्लिनिशियन ही बनना है, मतलब काम करना है इस फील्ड में। तो ऐसा जर्नी कुछ ऐसा रहा कि क्लिनिक हमारा डिग्री मिलने से पहले हमने क्लिनिक को बिल्ड करना शुरू कर दिया था 3-4 महीने पहले से। और कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि कॉन्वोकेशन जिस दिन था उसी दिन शाम को हमारा इनॉग्रेशन था। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। आपका एक जगह का सफर खत्म होने के साथ साथ दूसरे सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जी। तो वैसे ही रहा, हमने क्लिनिक फिर स्टार्ट किया। क्लिनिक स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद पता चला कि जो सेटअप करना होता है, जो क्लिनिक खोलने का जो प्रोसेस होता है, वो पूरी जर्नी का सबसे आसान पार्ट होता है। वो तो बस शुरुआत होती है, लेकिन उसको भी बनाने में ऐसा नहीं है कि किसी ने बना के दे दिया कि अब तुम्हें यहाँ बैठना है या अब तुम्हें अब यहाँ प्रैक्टिस करना है। और डेंटिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जो बाकी मेडिसिन फील्ड से थोड़ा अलग है। हम लोग बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, मशीन्स पे, स्पेस पे, स्टाफ पे और अलग फ्रेटर्निटी पे। जैसे हम किसी केबिन में बैठ के हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं मेडिसिन। हमें किसी का चेकअप भी करना है तो हमें उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए। डेंटल का चेयर चाहिए, हमें एक असिस्टेंट चाहिए, 10 तरह का आर्मामेंटेरियम चाहिए। तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर रहता है, स्पेशली इस फील्ड में। तो और कॉलेज में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। कॉलेज में बताया जाता है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, लेकिन बैकग्राउंड इतना हैवी होगा इसका कोई आइडिया नहीं था पहली बात तो करने का। तो जब स्टार्ट किया, सेटअप किया, तो किस तरह का टाइल्स होगा, किस तरह का पेंट होगा, वहां से लेकर मशीन्स और इक्विपमेंट तो ऑब्वियसली वो करना ही है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि हमें एनी टाइम असिस्टेंट चाहिए काम करने के लिए।
फिर हमें लैब, हम लोग बहुत ज़्यादा लैब्स पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम लैब से बन के आता है। तो ये सारा मैनेजमेंट समझते समझते काफ़ी टाइम लग गया और फिर ये लगा कि इसकी तो पढ़ाई नहीं कभी किए थे, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ ट्रीटमेंट जैसा कि बताया जाता है, बट कैसे एक प्रैक्टिस को रन करना है उसका कोई नॉलेज नहीं था और हम लोग काफ़ी यंग भी थे, कभी मतलब ऐसा एक्सपोजर नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था वहाँ पे। तो इससे हमें एक बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह के कॉलेजेस, मेडिसिन लाइन हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये मतलब नीड ऑफ द आवर आज से नहीं है, ये हमेशा से है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट शुड बी मैंडेटरी, कि हमें वो प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज जॉइनिंग अ हॉस्पिटल एंड वर्किंग अंडर समवन। जो लोग खुद से, और मोस्टली लोग खुद से अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करना चाहते हैं, एवरी डॉक्टर हैज एन एम कि फ्यूचर में जाके करना, बट वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट, बिल्डिंग, फाइनेंसेस, मार्केटिंग, हम कैसे अपने आप को इस मतलब रैट रेस में डिस्प्ले कर पाए। मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, एवरीथिंग, मतलब इतना डाइवर्सिफाइड था कि उसको समझने में कई साल लग गए। तो इसे सिलेबस के, जैसे कि नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें भी मेडिकल की जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें एक पेपर अगर इस तरह का रखा जाए, आपकी बातों से तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये बहुत आवश्यक है कि एक फुल पेपर हो इस तरह के मैनेजमेंट। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अलग ब्रांच कर दिया गया है, तो अब हर छोटा प्रैक्टिशनर लाइक अस जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को या फिर ग्रेजुएट को हम हायर नहीं कर सकते हैं कि तुम मेरा रन करो, हमें वो खुद करना है। क्लिनिक कितने बजे खुल रहा है, बंद हो रहा है, शटर कब बंद हो रहा है, मेरा स्टाफ आ रहा है कि नहीं, पेशेंट को अपॉइंटमेंट के लिए कॉल गया कि नहीं, मेरा लैब वर्क पहुंचा कि नहीं, टाइम पे आया कि नहीं, और ये सब के ऊपर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब का कोई आइडिया नहीं रहता, और हम किसी का उतना स्टेटस उस समय नहीं रहता कि हम एक आदमी को हायर करके ये सारी चीज करवाएं, तो वो खुद सीखना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम आता है तो फिर पता चलता है अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी सीखना है अभी। तो ट्रीटमेंट तो है, वो तो बहुत एक छोटा पार्ट रह गया। फिर जो 5 सालों की पढ़ाई हुई, वो एक थियोरेटिकल और एक छोटा सा अध्याय होके और बड़ा अध्याय सामने बाकी रह जाता है। बिल्कुल। तो ये सारे कॉलेजेस इस चैनल के माध्यम से सभी कॉलेजेस वाले भी देख रहे होंगे और इस पे एक सकारात्मक विचार हो, जो इस तरह के पेपर्स की भी शुरुआत हो, और अलग अलग सेंटर्स भी चाहें तो इस तरह की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए पहले से। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्लिनिक की बातें करें। आपकी जो क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं, उनका कैसा अनुभव रहता है? कहने का ये तात्पर्य ये है कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में दांतों के रख रखाव के लिए समय की आवश्यकता है। तो जब आपके क्लिनिक में लोग आते हैं और खासकर दांत के रख रखाव में कई सारे सिटिंग्स लेने की आवश्यकता होती है, तो उसमें आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं अपने पेशेंट्स को, और कैसे उन लोगों को, और खासकर नए जनरेशन के बच्चे तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड है, तो उन्हें कैसे क्लिनिक में और उनके इलाज में कैसे आप अपने आप को ढाल पाती हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा कि सिंस दांत का कोई प्रॉब्लम ना अपेरेंटली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो लोगों में सीरियसनेस नहीं है उसको लेके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसी को कन्विंस करना। मोस्टली 90% पेशेंट्स आते हैं पेन लेके, जब दर्द होता है तभी आते हैं, और नहीं तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए बच्चे या यंगस्टर्स जो आते हैं। तो मल्टीपल सिटिंग्स है। सबसे पहले यही रहता कि अगर आप अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपका बाकी जो चीज में आप समय दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं वर्थ नहीं करता है। तो ये तो प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। टीथ इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, यहाँ से आपका ओरल हाइजीन से आपका डाइजेशन एंड एवरीथिंग कनेक्टेड है, तो आपको इसके लिए तो टाइम देना ही है। प्लस जो लोग पेन में आते हैं, डेंटल पेन इतना सीवियर होता है कि वो उनका प्रायोरिटी उस समय बन जाता है कि ये तो हमें ठीक करवाना ही है। मल्टीपल सिटिंग्स का है, तो अगर चाहिए कि मेरा कोई
कोई ट्रीटमेंट है जिसको मल्टीपल सिटिंग्स, या कोई ट्रीटमेंट है जो 2 महीने 2.5 महीने चलते हैं, फुल माउथ रिहैबिलिटेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर आपको वो उन्हीं पेशेंट्स का होता है जो खुद से चबा नहीं पा रहे हैं, उनके दांत नहीं है या खा नहीं पा रहे हैं ठीक से, या कोई इशू है, तो अगर आपको खाना खाना है विच इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, तो आपको समय देना पड़ेगा। इस चीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। अच्छा, एक अधिकतर समाज में ये जब हम बातें करते हैं अपनी बीमारी की भी किसी से बात किए तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में आम धारणा जो है वो बहुत मेल नहीं खाती है। हाँ। लोगों को हमेशा यही रहता है कि लगता है 32 दांतों के लिए 32 रूट कैनाल ट्रीटमेंट मल्टीप्लाइड बाय 5 to 7 सिटिंग्स पर दांत हो जाता है। इसको कैसे हम या इसको कम करने की या इसके तरीके में बदलाव लाने की कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा हो, इसके बारे में पूछना चाहिए। इससे हम बहुत रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि अपने क्लिनिक में रूट कैनाल हम करते हैं, तो हम सिर्फ रूट कैनाल करते हैं। सो मेरा इस स्ट्रेटा के पेशेंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है। पहला तो कि 32 दांत में रूट कैनाल करना पड़े, ये बहुत अनलाइकली है, नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन अगर करना पड़ेगा तो रूट कैनाल तब करना पड़ता है जब बहुत डिले हो चुका है। ठीक है, कोई भी कैविटी एक छोटी कैविटी से शुरू होती है, सड़न जो है एक छोटी कैविटी से शुरू हुई जिसको देन एंड देयर फिलिंग करके ठीक किया जा सकता है। अगर आप वेट करते रहे कि अच्छा बाद में करवा लेंगे, 2 महीने बाद करवा लेंगे, तब वो रूट कैनाल में जाता है। तो ये सीक्वल है। शुरू में जब आपको कैविटी कहीं भी खाना फंस रहा है दांत में, या कहीं कैविटी फील हो रही है, कुछ ब्लैक सा दिख रहा है, आप उसी समय चेक करवा लो, क्योंकि डेंटिस्ट्री गेट्स एक्सपेंसिव विद टाइम। जितना टाइम बीतता जाएगा वो समय ज्यादा लगेगा उसको ठीक करने में, और खर्च उसका 10 फोल्ड्स बढ़ता जाता है। जो 5 मिनट के फिलिंग से ठीक हो सकता है, जिसमें मुश्किल से 1000, 1500, 2000, 3000 फिलिंग में जो लगेगा, अगर हम रूट कैनाल में चला गया तो वो चला गया मल्टीपल सिटिंग में, और खर्च सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 5000, 10,000 वैसे चला जाता है। तो एक तो है कि आप रेगुलर चेकअप करवाते रहें। 6 मंथ्स में एक बार भी चेकअप करवा लिया ना, तो आपको कैविटी अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, जो आप खुद से नहीं देख सकते हैं। आपको तब पता चलेगा जब पेन हो गया मतलब वो रूट कैनाल में जा चुका है। अच्छा, तो आप साल में 1-2 बार समय निकाल के एक बार अगर कंप्लीट चेकअप भी करवाते रहते हैं, रूटीन चेकअप जिसको बोलते हैं, तो शायद आपको रूट कैनाल का कभी जरूरत नहीं पड़े। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जैसा मैडम बता रही हैं, कि हमारे दांतों में दर्द की शुरुआत अगर महसूस होती है तो पहले ही हम उसकी ट्रीटमेंट कराने की शुरुआत कर दें, और ख़ासकर डॉक्टर से मुलाकात करें। 6 महीने में एक बार भी अपने दांतों का देखभाल करवाने का टेस्ट और जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो ज़रूर करें, ताकि रूट कैनाल्स के बारे में आज ऐसी स्थिति बनी कि कुछ लोगों से मैं कह रही थी, आज हमारे यहाँ एक डेंटिस्ट आने वाली है, और ये प्रश्न उन्हीं लोगों का है मैडम। उन लोगों ने कहा कि मैडम आप ज़रूर पूछिएगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट इतने समय लगाने वाले इस ट्रीटमेंट को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कम करने की जो रास्ता जो कम करने का है वो पेशेंट्स के थ्रू ही जाता है। हाँ, और सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी होता है। एक दांत का रूट कैनाल करने में 3-3.5 घंटे लगते हैं, जो लगना ही है, उसको कम करना बहुत मुश्किल है। तो अब कोई पेशेंट उतनी देर अगर मुंह खोल के रह सकते हैं तो वो सिंगल सिटिंग में, बट मोस्टली प्रेफर नहीं करते। तो इसलिए उसको डिवाइड कर दिया गया है मल्टीपल सिटिंग्स में, कि एक घंटा आज काम हुआ, 1 घंटा कल काम हुआ। तो कॉन्सेप्ट ये है, आप चाहें तो आप सिंगल सिटिंग भी, सारा केसेस नहीं बट मेजरली केसेस सिंगल सिटिंग में भी हो सकता है। तो ये तो हुई दर्द और रूट कैनाल की बातें। अब युवाओं में, खासकर महिलाओं में, और युवाओं ही क्यों बोले, हम जैसी महिलाएं भी अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश तो ज़रूर करती हैं, और शुरुआत तो चेहरे से ही होता है, और सारी फोकस जो है दांतों पे चली जाती है जब हम और आप मुस्कुराते हैं, तो उस वक्त यह बातें करते हैं। तो इसके लिए जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री होती है उसके बारे में कुछ जानकारी।
जरूर। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को हम लोग स्माइल डिजाइनिंग कहते हैं, जिसमें अच्छा। पेशेंट को एक नया स्माइल, नया एस्थेटिक स्माइल दिया जाता है। इसमें डेंटिस्ट्री के मैक्सिमम सभी ब्रांचेस इंक्लूड हो जाते हैं इस चीज को करने में। ये कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें रूट कैनाल भी करना हो सकता है, क्राउन भी लगता है, अच्छा। या ब्रेसेस लग सकता है, या फिर गम्स का कलर बहुत डार्क है तो उसको थोड़ा पिंक किया जाता है, अच्छा। डीपिगमेंटेशन उसमें हो सकता है। तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल चीज है जिसका एंड रिजल्ट होता है अ बेटर स्माइल। तो ये स्माइल डिजाइनिंग के अंतर्गत ये सारा अच्छा। चीज आता है, लेकिन इसमें एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं करवाने के लिए। आज आपसे ये टर्म पता, नया टर्म पता चला कि स्माइल डिजाइनिंग वो डेंटिस्ट्री का पार्ट है। बिल्कुल। और जो ब्रेसेस लगते हैं, हाँ, वो भी इसी स्माइल डिजाइनिंग बेसिकली ऑर्थो ब्रांच में आता है। ठीक है, ब्रेसेस जो लगते हैं वो एक तो हमारे लुक्स को भी इम्प्रूव करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस जो उनका नीड होता है वो फंक्शनल नीड होता है, क्योंकि अगर दांत प्रॉपर बाइट में नहीं है, टेढ़े मेढ़े, तो आप प्रॉपरली नहीं चबा सकते उस दांत को। तो ब्रेसेस लगा के फंक्शनैलिटी ज्यादा हमारा फोकस रहता है रिस्टोर करना, और एस्थेटिक उसके साथ साथ आता है। तो हमारे युवा जो देख रहे हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि आपसे, और आपकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि वो ज़रूर आएँ और आपके पास आकर अपने सारे समाधान को निकालें। कई बार ऐसा होता है युवाओं में बहुत छोटी सी समस्या होती है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते हैं, जिसके कारण मन में उलझनें पैदा ज़्यादा हो जाती हैं और वो आपस में ही सुलझाने की कोशिश में और उलझ से जाते हैं। तो डेंटिस्ट्री की तो बातें हुई, तो इन बातों को लेते हुए हम आपकी किताब की चर्चा कर लें। भाई, डेंटिस्ट्री और एक स्किल्ड राइटर, इन दोनों का जो सुपर पोजिशन है आपकी ज़िंदगी में वो काबिल तारीफ़ है। और जैसा हम बता रहे थे कि नए युवा आते होंगे, आपसे बातें करते होंगे, तो ये जो किताब है, ये किताब अभी मेरे हाथों में है, स्वीट 16 एक ऐसा किताब है जिसमें आप शब्दों से भी समझ सकते हैं, इसके नाम से ही, कि ये बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए और एक ऐसे पड़ाव के बच्चों के लिए जहाँ ज़िंदगी की कई सारी उलझनें रहती हैं, उन समस्याओं के ऊपर और उन समस्याओं से घिरे बच्चों के लिए जो इन्होंने ये किताब लिखी है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो ये किताब लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? किताब मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर का माहौल रहा है हमेशा से। मेरी मदर टीचर थी, मेरी सिस्टर जो हैं वो भी आर्ट्स पर ही हैं, तो हमेशा से रीडिंग का बहुत बचपन से था पढ़ने का। तो रीडिंग, राइटिंग, ये ना मतलब स्टार्टिंग से इन ब्लड वैसा वो आता गया। और एक टाइम आया कि ब्लॉगिंग हमेशा से करते थे, तो फिर इट वॉज जस्ट अ रैंडम आइडिया कि इसको कंपाइल करके कुछ लिखा जाए इसके बारे में। और उस समय हम एक स्लम में काम करते थे जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे लगता था, वहाँ के बच्चों के साथ रहते रहते लगा कि अभी बहुत नीड ऑफ द आवर है इस टीन प्रॉब्लम को अभी एड्रेस करना। और उस समय लगा कि हम इस एज में हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर सकते हैं उस ग्रुप से, और मेरा एक्सपीरियंस है कि हम गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जनरेशन गैप उतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि मुझे उनका प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आए। तो वो एक बैलेंसिंग फैक्टर लगा कि अभी उस टाइम फ्रेम में हम हैं कि हम इस चीज़ को केटर कर सकते हैं, तो इसलिए फिर लिखा। अभी कोई एडल्ट के लिए हम अभी शायद गाइड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट दैट एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, आई थिंक कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस किताब की थोड़े से जिस्ट या कुछ हाइलाइट्स बता दें। ज़रूर। तो इस किताब में जो भी एक टीन का प्रॉब्लम जितने टाइप्स का हो सकता है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, बट जितना मेजरली अपने एक्सपीरियंस में जाने देखे उसके बारे में एक मतलब अलग अलग डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं इसमें। और उसके बाद इस बुक का एक सेकेंड पार्ट का सेक्शन है जिसमें कि ऐसे लोग पटना के ही जो लोग बच्चों से के साथ काम किए हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस और एडवाइजेस है
अच्छा उनका भी अलग अलग चैप्टर्स है। अच्छा तो इसमें श्री विकास वैभव सर का गार्गी पाठशाला चलता है, उन्होंने हाँ अपने एक्सपीरियंस से इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अभ्यानंद सर हैं जी सुपर सुपर 30 में जो जी हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का, मतलब ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं और एक एक स्टेटस पे हैं कि वो, उनकी क्रेडिबिलिटी है उनके बातों की, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो लोग जी बच्चों को सुनना चाहिए। तो वो भी एक सेक्शन है इस बुक में। अच्छा तो ऐसे कई सारे लोग हैं अलग अलग फील्ड के, जो हाँ कुछ एनजीओ के लोग हैं जिन्होंने एनजीओ में काम किया है, तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके अभी टीनेजर बच्चे बच्चे हैं, हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। तो पार्ट 2 इज लाइक कि आप टिप्स हर लोगों से ले सकते हैं, और पार्ट 1 में है जो एकदम 1-to-1 थेरेपेटिक कॉन्वर्सेशन है कि ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो तो ये इस वक्त क्या करना हाँ क्या चाहिए करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये किताब मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए भी ज़्यादा उपयोगी होगा हाँ, क्योंकि मेरे वो पेशेंट्स ले जाते हैं। क्योंकि वो लोग हाँ भी थोड़ा सीख पाए कि हाँ लोग बच्चों को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ इस उम्र के बच्चे भटकाव में ज़्यादा आ जाते हाँ हैं हाँ और इस तरह से आपने जो पहल की है उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो गहन अध्ययन करके ये जो किताब हाँ, लिखी है। ये किताब जो है 1500 स्टूडेंट्स के साथ सर्वे करने के बाद लिखा गया अच्छा है। अच्छा तो उस पे जो रिजल्ट आया ना, उसके बेसिस पे, उसके इसमें बेसिस जो भी डेटा है वो उसी सर्वे के बेसिस पे। फैक्चुअल हाँ, डेटास है। क्लास 7 से क्लास 10th के बीच में मेरे हम्म, ही स्कूल सेंट कैरेंस में सारे क्लासेस में ये सर्वे हुआ अच्छा था, अच्छा मैंने खुद किया था। अच्छा तो उसके रिजल्ट पे ही ये सारा है। अम, जैसा हम पहले भी बता रहे हाँ थे, हाँ इस किताब के ज़रिए आपने लोगों को समझाने की कोशिश की है और आज के जो हम लोग कहते हैं कि एकदम जो हाईटेक जनरेशन अभी चल रहा है, उन लोगों में मोबाइल की जो लत है, सीनियर्स में भी है, लेकिन उन लोगों में मोबाइल की जो लत है, उसको छुड़ाने के लिए कुछ सोशल फैक्टर्स भी आने चाहिए। जैसे अभी हाल ही के दिनों में किताब पेपर में पढ़ रहे थे कि आजकल मेट्रो सिटी में ये जो सोशल मीडिया साइट से बाहर निकलकर वो लोग अलग-अलग क्लब्स बना रहे हैं, यूथ हाँ नए यूथ उन लोग वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और वो फिर से फिज़िकली लोगों से मिलना-जुलना, हाँ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ तो इसके ऊपर आप क्या सोचती हैं? सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है, मोबाइल बहुत अच्छा टूल है। हम मेरा सारा काम, बेसिकली हम लोग सभी सबका लोगों का काम उस पे होता है। अगर किसी, और ये जो प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो आप सामने से बोल के उसको नहीं ठीक करवा जी, सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हम देखे हैं लोगों में कि जब तक उसे नहीं लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, हमको अब फोन से निकलना चाहिए, तब तक इट इज इम्पॉसिबल, दुनिया का कोई मोटिवेशन उसके लिए काम नहीं करेगा। ये सही कहा, ये हाँ, एकदम सही। तो कोई भी प्रॉब्लम का शुरुआत ना एक्नॉलेजमेंट से होता है, नहीं तो कुछ भी मोटिवेशनल it will not work on it. तो ये तो बहुत आम सी समस्या हो हाँ, गई है हाँ, और अब उस समस्या से लोग निकलने की कोशिशें भी जारी है हाँ, और लोगों को मिलना जुलना एक दूसरे के साथ और हाँ, ये कैसा आज का शाम इतना बेहतर बीत रहा है आपसे बातें करके, तो वैसे अनुभव बच्चों को भी लेना चाहिए हाँ, और इस तरह की किताबें आपकी आती रहे और आपकी उम्र के साथ जुड़े हुए, उम्र के हर पड़ाव पे उसके जुड़े हुए समस्याएं, उनकी फीलिंग्स के बारे में अलग-अलग किताबें आएँ, यही हमारी चैनल की शुभकामना आपके साथ है। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, इसकी तो आदत आपको रही है बचपन से। फिर ब्लॉगिंग इसी का एक पार्ट होता चला गया। हाँ, एवरीडे लाइफ जो एक्सपीरियंस किया उसको लिख दिया, ब्लॉग पे डाल दिया और दोबारा कभी खोल के नहीं देखा कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। अच्छा, लिखते लिखते महीनों बीत गए, अचानक एक दिन इनसाइट्स देखा तो देखा कि अच्छा 12,500 लोग पढ़ चुके हैं मेरे इस ब्लॉग को। अच्छा। तो वो एक सरप्राइजिंग टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में कि अच्छा जो लिख रहे हैं वो पढ़ भी रहा है कोई एक्चुअली में, क्योंकि ऐसा सोच के नहीं लिखा था। तो वो फिर और मोटिवेट किया कि हाँ आगे कंटिन्यू किया जा सकता है इसको। पहले आपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ब्लॉगिंग शुरू की और अब जब लोगों का कमेंट्स आने लगा
तो उसी हिसाब से फिर सब्जेक्ट्स भी मिल जाते होंगे कि किस सब पे। हाँ, सब्जेक्ट्स मेरा बेसिकली बुक रिव्यूज ही रहता है, अच्छा। ब्लॉगिंग का, बुक्स और अच्छा। राइटिंग से ही रिलेटेड जी। रहता है, और डेंटिस्ट्री का रहता है जो हमारे क्लिनिक के पेज पे रहता है। अच्छा। तो चलिए कुछ बातें आपके पर्सनल जर्नी के बारे में भी हो जाए, और क्योंकि आपकी उम्र इतनी कम है और शायद अपनी उम्र से और कम दिखती हैं, तो हमको ऐसा पेशेंट्स जब कभी आते हैं हाँ। तो कहीं स्टूडेंट वाला अनुभव ही तो नहीं हो जाता है उनके साथ। हाँ, ये होता है, और शुरू में ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगता था कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमारे सोसाइटी में नोशन है कि कोई आपका डॉक्टर है वो एक सीनियर एजेड बुजुर्ग। एक्सपीरियंस्ड वैसा ये रहता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि एक्सपीरियंस जो इस फ्रेटर्निटी का है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एज से आए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इवॉल्विंग साइंस है कि हम लोगों ने जो कॉलेज में पढ़ाई की, अब 9 साल हो गया काम करते हुए, इस 9 साल के बीच में बहुत कम चीज़ है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी के टाइम में, जो कोर्स में पढ़ा था। तो एक हमारा फील्ड हो गया, मेडिसिन हो गया, और एक लॉ का फील्ड है। ये दोनों में हमेशा अपग्रेडेशन, अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है। टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों फील्ड में हमेशा कुछ ना अपग्रेड होता रहता है, इसलिए शायद इसको प्रैक्टिस बोलते हैं ये दोनों फील्ड को। तो अब इसमें है कि इतना अपग्रेडेड आपको एनी टाइम रहना है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो ज्यादा अपग्रेडेड है ही इज द बेटर क्लिनिशियन एज कंपेयर टू जो अभी आज के समय का जो भी लेटेस्ट जो आया है, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अब धीरे धीरे ना वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस भी आ गया है लोगों में, और अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अब हम लोग केटर भी कर लेते हैं, एंड पेशेंट्स आर रियली, मतलब उन लोग प्रेफर करने लगे हैं अब। एक होता है ना कि थोड़ा स्विच भी होता है माइंडसेट हर कुछ टाइम के बाद, तो अब यंगर जनरेशन को लोग प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा कि अब हम भी कहीं जा रहे हैं, हम सभी तो देखते हैं नए जनरेशन के लोग नई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवगत रहते हैं, और समय की बदलती हुई पहिए को ज़्यादा पहचान रहे हैं। तो उनके साथ इलाज कराने में बेहतर ही महसूस होगा। हाँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि पहले गलत हो रहा था, लेकिन अब वो चीज़ आसानी से, कम समय में, कम खर्चे में, पेशेंट्स के बेटर कंफर्ट के साथ वो चीज़ डिलीवर हो जा रही है। तो ऐसा तो हर फील्ड के टेक्नोलॉजी में ये है। तो सभी फील्ड में है। तो ये वैसे ही अपग्रेड होता चला जाता है हर साल। आगे बढ़ते हैं। युवाओं की बातें तो हमने कर ली और किताबों की बातें कर ली। आप बिहार अभी इलेक्शन के दौर से निकला है, आप बिहार को किस रूप में देखना चाहेंगी अगले 5 सालों के दौरान? हम यहाँ पे काफी सारा टेक पार्क्स देखना चाहेंगे जी। एक लाइन में अगर बताएं तो इंडस्ट्रीज देखना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा इकोसिस्टम है कि उसके साथ बाकी सब कुछ आ जाता है। तो वो एक एकदम नीड ऑफ द आवर है कि बाकी शहरों की तरह यहाँ पे भी टेक पार्क्स बने। टेक पार्क्स बनेंगे तो होटल्स आएंगे, यूथ रहेगा तो यूथ से रिलेटेड जितना चीज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी प्रॉब्लम है कि यूथ यहाँ नहीं रह सकते हैं, उनका भी कंस्ट्रेन है, यहाँ जॉब्स नहीं है, तो उन्हें बाहर जाना है, तो उनसे रिलेटेड जितना चीज है सबको आना पड़ेगा अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई। ये बहुत ही जिस्ट में आपने कह दिया ये, और शायद सरकार अभी इसकी शुरुआत भी कर चुकी है। जिससे कि यूथ नौकरी की भाग दौड़ में ही न रह के कुछ और वैसे इंडस्ट्रीज यहाँ आए। और गवर्नमेंट जॉब से लोड कम करके प्राइवेट सेक्टर्स को आना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो बाकी सारे शहरों में चल रही हैं वो एकदम मैंडेटरी नीड ऑफ द आवर है, बिल्कुल। और खासकर बिहार में तो ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से पलायन की जो समस्या है उससे जूझने के लिए उस सरकार कई सारे स्टेप्स ले रही हैं, लेकिन कुछ हार्ड स्टेप्स लेने की भी आवश्यकता है। तो चलते चलते हम कुछ और बातें करें। इसके साथ साथ हमने बिहार की जो एक रूपरेखा खींची है, आपके अनुसार जो रूपरेखा है वो स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पार्क के तरह है, और एक और समस्या भी तरह से बिहार में आप जैसे यूथ यहाँ काम करने का जो डिसीजन लिए वो दूसरे के लिए प्रेरणा ज़रूर है।
क्योंकि वो लोग फिर चाहते हैं देख के आप लोगों के जैसे लोगों को देखकर वो लोग भी यहाँ बसना, यहाँ अपने स्टार्टअप्स को शुरू करना, अपने प्रोफ़ेशन को अपने आप से शुरू करना ज़रूर चाहेंगे। आज की ये मुलाकात बड़ी शानदार रही। क्रिसमस की बातों से शुरुआत होते-होते हमने कई सारे मुद्दे पे बात की और ऐसा लगा कि समय थम सा गया है। समय के साथ एक युवा की जो मन की सोच है, वो पूरा उभर कर आया और आप एक और चीज़ आपने देखी कि प्रोफ़ेशन और पैशन इसकी अच्छी-सी मिलकर जो चाय कॉफ़ी बनी है मैडम के साथ वो बड़ी शानदार है। तो चलते-चलते हम इनके आगे के भविष्य की कामना तो ज़रूर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे फिर मैडम से मुलाकात होगी और डेंटिस्ट्री, किताब और ब्लॉगिंग इन सब बातों पे फिर चर्चा होगी और उम्मीद है कि आपके नई किताब की ज़रूर शुरुआत हो और हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट भी रहेगा कि उसकी लॉन्चिंग हम जियो ज़िंदगी पे करें। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। आपका यहाँ आने का बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे आपके सफ़र में बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो अभी आप मिल रहे थे डॉक्टर आकांक्षा से, एक ऐसी शख्सियत जिसे पूरी तरह से नए ज़माने के लोगों के लिए एक मिसाल है, जो कम समय में 9 साल के अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में और उसके साथ-साथ पर्सनल लाइफ़ में जितनी सारी मुकामें इन्होंने इतने कम समय में पा ली हैं, उसके लिए इन्हें तो धन्यवाद इनके परिवार में जिन्होंने इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी और हमारे कई सारे युवा हैं जो इस तरह के ट्रेनिंग के साथ हैं। वो आगे आएँ, वो अपने लाइफ़ को बेहतर जी सकें और शायद इनकी चर्चा से इनकी लाइफ़ की जर्नी को देखकर आप सभी बहुत कुछ सीख पाएँगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और ये समाप्ति इस साल की अंतिम एपिसोड के साथ है और इतने अच्छे से मुस्कान के साथ है क्योंकि हमने साल का अंत किया मुस्कान जैसा मैडम ने अभी कहा दांतों के देखभाल और मुस्कान के साथ। तो नए साल के आगाज़ में हम बहुत उम्मीदों के साथ नए साल में जाएं। 2026 बहुत ही सुख और शांतिपूर्ण रहे सभी के लिए, ये शुभकामना है और देश ही नहीं विदेश और प्रदेश सभी जगह शांति बना रहे और ये सफ़र हमारा इसी तरह से जारी रहे। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। धन्यवाद।